प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, राहु सेकंड हाउस में हो और केतु अष्टम भाव में हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं राहु सेकंड हाउस के बारे में। देखिए, इसके लिए हमें राहु को समझना होगा। राहु लिमिटलेस है, बाउंड्रीलेस है, यानी कि जो किसी भी लिमिट को नहीं मानता है। यानी कि बड़े बड़े सपने देखना और उन सपनों को प्राप्त करना और उन सपनों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना, यह राहु का कार्यकत्व है। अगर उसे कोई चीज को प्राप्त करना है तो उस चीज को प्राप्त करने के बीच में अगर कोई परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति आता है तो उसे कुचल कर भी वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोई भी हेजिटेशन नहीं हो। तो इस तरीके से राहु काम करता है। और दूसरा, राहु बहुत फैशनेट होता है अपने गोल के बारे में। तो इसलिए जिनका भी सेकंड हाउस में राहु होता है ना, वो लोग, उन लोगों के सपने पैसों के बारे में बहुत बड़े होते हैं। वो अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसों के बारे में पैशनेट भी होते हैं। उन्हें पैसा क्यों कमाना होता है? क्योंकि वो पैसा कमा कर अपने आप को सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना, अपने ग्लैमर को बढ़ाना और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से राहु काम करता है। राहु मोह को भी निर्माण करता है। राहु क्रिएट माया, और ये जो माया है वो दो तरफा काम करती है। यानी कि राहु माया को क्रिएट भी करता है और उसी माया में फंस भी सकता है। इसलिए सेकंड हाउस का जो राहु होता है, ऐसे व्यक्ति को पैसों के बारे में बहुत मोह, यानी ये किसी भी मोह में अटक जा सकता है पैसों के मामले में। यानी कि अगर इसके पास 1 लाख रुपए है, अगर कोई इसे बोलता है कि मैं, अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देते हो तो मैं आपको 2 महीने में 2 लाख रिटर्न दे सकता हूं, इस तरीके से, या शेयर मार्केट में, तो ऐसा व्यक्ति उस मोह के पीछे भागता है। तो उसे लगता है कि यस, ये हो सकता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और वो भी बिना कष्ट किए। इस तरीके से राहु काम करता है। दूसरा, ये मोह निर्माण भी करता है। यानी कि ये भी सिचुएशन वो रच सकता है। वो किसी को इस तरीके से अपने मोह जाल में फंसा सकता है कि लोग इसे पैसे दे दें, और ऐसे व्यक्ति को लोग पैसे देते भी हैं। तो इस तरीके से राहु अपने मोह को, माया को क्रिएट करता है पैसों के मामले में। और दूसरा, सेकंड हाउस क्या है? स्पीच भी है, यानी कि बोलना। तो राहु के पास एक एबिलिटी होती है कि वो बहुत अच्छी तरीके से बोलता भी है, बातें भी करता है, जिससे कि सामने वाला मोहित हो, या इस तरीके से वो जाल को रचता है कि सामने वाला इसके ऊपर विश्वास करता है कि हाँ, ये चीज अनबिलीवेबल लगती है लेकिन हो सकती है। और जिनके भी सेकंड हाउस में राहु है, उनकी आवाज अच्छी होती है और बोलना भी, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो जिस कारण इंप्रेसिव कम्युनिकेशन होता है, सामने वाले को अच्छी तरीके से ट्रैक करना इनको अच्छी तरीके से आता है। तो देखिए, राहु डीप अटैचमेंट भी है, यानी कि किसी चीज को डीपली चाहना, ये भी राहु। तो सेकंड हाउस का राहु पैसों के बारे में डीप अटैचमेंट देता है और फैमिली के बारे में भी डीप अटैचमेंट देता है। तो सेकंड हाउस का राहु फैमिली के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है और पैसों के मामले में भी सीरियस होता है अपने गोल को लेकर और डीपली अटैच होता है। देखिए, राहु एक एनर्जी है आपकी चार्ट में, जिससे पता चलता है कि जिस भी भाव में राहु है, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति अपनी एनर्जी उस भाव में लगा देता है। तो जिनका भी सेकंड हाउस में राहु होता है, वो लोग अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो पैसों के मामले में लगा देते हैं, उसे प्राप्त करना और उससे कहीं ना कहीं तो माया को निर्माण करना, ऐसी चीजें ये लोग करते हैं और इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। लेकिन राहु डीपली अटैचमेंट तो होता है फैमिली के साथ, लेकिन इनकी फैमिली इनकी वैल्यूज नहीं करती। तो राहु को देखिए आप कि जहां पर भी राहु हो, वहां पर व्यक्ति डीपली अटैच होता है। अगर फिफ्थ हाउस में राहु है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेमी से बहुत डीपली अटैच होता है, लेकिन प्रेमी उसकी वैल्यू नहीं करता। तो ठीक इसी तरीके से सेकंड हाउस का राहु फैमिली से अटैचमेंट तो करवाता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स इसकी वैल्यू नहीं करते, या उनको लगता है कि ठीक है, ये कोई खास तो नहीं कर रहा है, ओके, या उनको पता ही नहीं चलता कि ये चीजें उसके लिए मैटर करती है। देखिए, दूसरा है राहु अनऑर्गेनाइज प्लैनेट है, ओके, यानी कि सेकंड हाउस का राहु
इनके पास पैसा तो आता है, पैसा बनता भी है इनका, लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से। पैसों के मामले में ये कहीं ना कहीं तो आपको ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगी, यानी कि इनकी इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से नहीं करते। दूसरा, किसी को भी पैसा देना या किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाना जिससे वापस आ सकता है नहीं आ सकता है, इसके बारे में ज्यादा मालूम ना होगा, तो कहीं ना कहीं तो अनऑर्गेनाइज सिचुएशन लगती है पैसों के बारे में। फैमिली के रिलेशन में भी अनऑर्गेनाइज होते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है तो किसी के साथ उतना अच्छा नहीं होता। सेकंड हाउस का राहु फोकस देता है, यानी कि पैसों के मामले में ये लोग फोकस होते हैं। और दूसरा, किसी भी परिस्थिति में जाकर अपने गोल को और अपने टारगेट को अचीव करना, ये भी इनको आता है। तो ये पैसों के मामले में अपने टारगेट रखते हैं और वो किसी भी परिस्थिति में अचीव करवाते हैं। यानी कि अगर इन्होंने तय किया कि मुझे ये अमाउंट इस मंथ के एंड में चाहिए, तो उसे अचीव करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, दूसरों को प्रेशराइज भी कर सकते हैं। तो ये राहु का एक बैड क्वालिटीज भी है, क्योंकि ये दूसरों को तकलीफ देते हैं। देन सेकंड हाउस का राहु जब भी होता है तो आप देखिए, इनके वर्किंग एनवायरनमेंट में, चाहे इनके बॉस हो चाहे इनके कलीग हो, ये उन कलीग के लिए या उनके बॉस के लिए अच्छा काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके कलीग्स और बॉस भी इनकी वैल्यूज नहीं करते, इनको क्रेडिट नहीं देते और इनके पीठ पीछे बैक स्टैपिंग भी करते हैं। तो ये सिचुएशन भी देखी जाती है राहु के बाद। अगर राहु सेकंड हाउस में है तो पैसों के मामले में कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट देखी जाती है, कंटिन्यूअसली पैसा बढ़ता है, पैसा आता है, ये चीजें होती है राहु सेकंड हाउस में हो तो। दूसरा, राहु सेकंड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति लिबरल होते हैं, यानी कि पैसों के मामले में खर्च करने में कोई मतलब अपने फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, अपने स्पाउस के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, फ्रेंड्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो पैसों के मामले में कंजूस होते हैं। लेकिन कंजूसी किस तरीके से? जिस व्यक्ति को नीड है पैसों की उसको ये पैसे नहीं दे, लेकिन जिसको नीड नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर ये पैसे खर्च कर। तो ये कहीं ना कहीं तो जिस कारण ये नीडी व्यक्ति के काम में इनका पैसा नहीं आता, ये चीज होती। दूसरा, सेकंड हाउस का राहु अनफेथफुल बनाता है पैसों के मामले में, यानी कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप पैसों के मामले में विश्वास नहीं कर सकते, ये चीज भी देखी जाती है। और दूसरा, इनकी लव लाइफ भी अनफेथफुल होती है, यानी कि लव रिलेशंस हो, ये सब चीजें हो। दूसरा, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन भी कहीं ना कहीं तो अनफेथफुल या जिसमें फेथ कम होता है, और कहीं ना कहीं तो इसी के कारण उनकी वैल्यू कम होती है। फूडी भी होते, फूडी बहुत ज्यादा। दूसरा, फाइनेंशियल डीलिंग में आप कभी भी देखिए सेकंड हाउस का राहु फाइनेंशियल डीलिंग में सेल्फ इंटरेस्ट को हाई प्रायोरिटी देता है, यानी कि जहां पर इनका इंटरेस्ट हो वहीं पर ही ये फाइनेंशियल डील करते हैं, यानी कि खुद के मतलब सेल्फ को और सेल्फ प्रोग्रेस को, सेल्फ फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा, ये चीज सेकंड हाउस का राहु कर रहा था। और दूसरा, फैमिली मेंबर्स के बारे में भी यही होता है, ये कहीं ना कहीं तो खुद का इंटरेस्ट थोड़ा सा आगे रखते हैं, जिस कारण ही इनका रिलेशन खराब होता है फैमिली के साथ। सेकंड हाउस का राहु बातें भी बहुत करवाता है, तो ये हो गए। लेकिन किस राशि में है ये भी मैटर्स करता है। तो आप ऐसा समझे कि मेष राशि में सेकंड हाउस का राहु तो कहीं ना कहीं तो बोलने में तेज होगा, स्पीड से बोलेगा, ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा। और दूसरा कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आता है लेकिन जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, कहीं ना कहीं तो इंस्टेबिलिटी रहती है पैसों के मामले में। पैसा बनता है लेकिन स्टेबल नहीं रहता, कहीं ना कहीं तो आउटफुट यानी कि जाने के रास्ते तैयार होते हैं पैसों के। टॉरस का जो राहु है वो अच्छा है, टॉरस का राहु फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा देता है, पैसा बनाता है ये व्यक्ति, बोलने में तेज होता है, फूडी होता है। दूसरा, जब भी मिथुन राशि में राहु होता है तो ये राहु बहुत अच्छा, आवाज बहुत बड़ी होती है, बोलने में तेज होता है,
बोलने से किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकता है और बोलने से ही ये व्यक्ति अपने काम को भी बनाता है, दूसरे व्यक्ति से काम बनवाता है। बोलने से पैसा आता है, पैसा बनता है, सही तरीके से इन्वेस्ट भी होता है। तो मिथुन राशि का राहु यानी कि जेमिनी का राहु बहुत अच्छा। कैंसर साइन का राहु उतना बेहतर नहीं कह सकता। डीपली अटैच, इमोशनली डीपली अटैच होते हैं फैमिली के साथ, और पैसों के मामले में कहीं ना कहीं तो टेंशन्स बनी रहती है। इनका पैसा वेस्ट जाने की संभावनाएं बनी रहती, पैसा आता है लेकिन वेस्टेज हो जाता है। दूसरा, ये इमोशनली अटैच होते हैं पैसों के कंडीशन में और फैमिली के बारे में। तो कहीं ना कहीं तो पैसों के वजह से भी ये इमोशनली हर्ट होते हैं और फैमिली से भी इमोशनली हर्ट होते हैं। तो ये सिचुएशन बनी रहती है। दूसरा, कहीं ना कहीं तो माउथ में कुछ ना कुछ तो इनको प्रॉब्लम्स होती है। मेष राशि का राहु भी माउथ की प्रॉब्लम्स देता है। कर्क राशि का राहु फूडी भी बनाता है। लियो का राहु, लियो साइन में अगर राहु है इट्स गुड, कहीं ना कहीं तो लीडरशिप क्वालिटीज देता है, फैमिली में लीडर्स होते हैं, ये चीजें। लेकिन फाइनेंशियल मैटर में ठीक है, अगर सन कुंडली में ठीक है तो ही लियो का जो सेकंड हाउस का राहु है वो ठीक होता है। लेकिन स्पीच क्वालिटीज बहुत अच्छी देता है, वॉथरेटिव बोलना होता है, कमांडेबल वर्ड्स का उपयोग करना और बोलना इनकी खासियत होती है। फैमिली के साथ रिश्ते ठीक ठाक रहते हैं। दूसरा, कन्या राशि का राहु भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हेल्थ के प्रॉब्लम या माउथ के हेल्थ के प्रॉब्लम ये करवाता है। दूसरा, फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बनवाता। तीसरा, सेकंड हाउस का राहु लोन ज्यादा करवाता, लोन की सिचुएशंस बनी रहती है। मेष राशि का राहु भी लोन की सिचुएशंस बनी रहती है। ये लोग हमेशा लोन रहते हैं या लोन में अटके हुए मिलेंगे आप। देन लिब्रा का राहु बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये राहु रिलेशनशिप में अनफेथफुल बनाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट देता है, पैसा बनता है, पैसा आता है और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट भी होता है। लेकिन लव रिलेशन में इंस्टेबिलिटी देखी जाती है सेकंड हाउस के राहु की। फूडी होते हैं और दूसरा, स्त्रियों में इंटरेस्टेड होते हैं या जो अपोजिट सेक्स होता है उसमें इंटरेस्टेड ये लोग ज्यादा होते हैं। फैमिली के साथ भी रिश्ते ठीक ठाक रहते हैं। दूसरा, अगर स्कॉर्पियो का राहु है तो स्कॉर्पियो का राहु सेकंड हाउस में फाइनेंशियल दिक्कत देता है, बहुत अप एंड डाउन देता है और कुछ ना कुछ तो पैसों के मामले में किसी चीज से मोहित होकर अटक जाते हैं और पैसों की दिक्कत बनी रहती है। पैसा ठीक तरीके से ये मैनेज नहीं कर पाते। ऑकल्ट साइन से पैसा बना सकते हैं, ऑकल्ट साइन में इंटरेस्टेड होते हैं और इनका बोलने का तरीका बहुत ही सम्मोहन निर्माण करना इस तरीके का जैसा होता है। ओके, लेकिन बोलने के कारण इनके रिश्ते भी खराब होते। सैगिटेरियस का राहु बहुत कॉम्प्लिकेटेड राहु मैं मानता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो नीच का राहु होता है। जब भी ये सेकंड हाउस में होता है तो इसको अलग तरीके से देखना होता है। फाइनेंशियल मैटर में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है इस व्यक्ति के जीवन में कि कहीं ना कहीं तो ये फंस जाता है और बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। दूसरा, ये बहुत लायर होते हैं, बोलने में झूठ बोलते हैं और इनको झूठ बोलने में कोई भी तकलीफ नहीं है। दूसरा, ये अपने फाइनेंशियल नीड्स को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, इनके फैमिली लीनेज में कहीं ना कहीं तो स्पिरिचुअलिटी और फाइनेंस इसके बारे में चीटिंग होती है या की होती है इनके लीनेज में। तो ये दोष है, इसके ऊपर उपाय करना आवश्यक होता है। इसमें सबसे बहुत अच्छा ओम नमः शिवाय का जाप, रेगुलर जाप, कम से कम आधा घंटा करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, कैप्रिकॉर्न का राहु अच्छा है, करियर में प्रोग्रेस देता है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी देता है, लेकिन धीरे धीरे करना। लेकिन इट्स ओवरऑल अगर ये व्यक्ति एफर्ट्स लेता है तो अच्छी तरीके का ये राहु है। लेकिन फैमिली के साथ रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं होते, उतने सही नहीं कह सकते हैं। दूसरा, एक्वेरियस का राहु अच्छा है, फाइनेंशियली प्रोग्रेस करवाता है, लेकिन इनके साथ चीटिंग हो सकती है फाइनेंशियली, या ये दूसरों को चीट करते हैं, ये लायर भी होते हैं यानी कि झूठ बोलते हैं लोग और दूसरों को मोहित भी करते हैं, माया जाल को रचते हैं। स्कॉर्पियो का राहु, मेष का राहु भी और एक्वेरियस का राहु भी माया जाल को रचने में एक्सपर्ट होते हैं।
फैमिली के साथ रिश्तों में खटास इस कारण होती है क्योंकि फैमिली मेंबर्स को लगता है कि उतना ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं, तो जिस कारण फैमिली के साथ ठीक ठाक से रिलेशन बने रहते। और मीन राशि का जो राहु है वो कहीं ना कहीं तो लॉस करवाता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम देता है, इस तरीके की सिचुएशंस बनी रहती है। लेकिन ये एक्सपेंसेस बहुत करवाता है, पैसा आता है लेकिन एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे में बहुत खर्चा होता है फैमिली के ऊपर, स्पाउस के ऊपर, या किसी ना किसी तो कारण से पैसा खर्च बहुत हो जाता है। तो इस तरीके से ये राहु काम करता है। दूसरा, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या है और उनके परिणाम क्या हो सकते। तो सन राहु का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए सेकंड हाउस में, तो देखिए सन इज अ सोल और वो राहु उससे अटैच होता है, तो इस व्यक्ति का सोल जो है वो कहीं ना कहीं तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, फैमिली से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इनके लिए फाइनेंस सबसे बढ़िया होता है, सबसे ऊपर होता है। अपने फाइनेंस गोल को प्राप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा, फैमिली में कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स से अटैच होती है फैमिली, गवर्नमेंट से अटैच हो सकते हैं और गवर्नमेंट से ये प्राप्त मनी को प्राप्त कर सकते हैं, पैसों को प्राप्त कर सकते हैं। बोलने का तरीका बहुत ऑथोरिटिव होता है, कमांडेबल होता है, और फैमिली में रिश्ते ठीक ठाक होते हैं। लेकिन सन और राहु का एक दूसरा ये दोष है क्योंकि ये ग्रहण योग, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो इस फैमिली से ही, इस फैमिली लीनेज में फाइनेंशियल चीटिंग जुड़ी हुई है। यानी कि आप देखिए, ये फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल होती है, इन ऐसे फैमिली के पास पैसा होता है, लेकिन लोग इनके बारे में ठीक बातें नहीं करते। लोग कहते हैं कि इन लोगों ने जो पैसा बनाया है वो गलत तरीके से बनाया, तो कहीं ना कहीं तो लोग उस रिस्पेक्ट से नहीं देते या अनसेटिस्फाइड तरीके से ये लोग पैसा जोड़ते हैं। कभी भी देखिए, सन राहु एक साथ हो या सन सेकंड लॉर्ड हो या सन राहु का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में, होता क्या है, इन लोगों के पास पैसा तो आता है लेकिन उस चीज में अनसेटिस्फेक्शन होता है। कैसे? जैसे कि अगर ये कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोग खरीदते हैं, लेकिन बाद में लोग अनसेटिस्फाई हो जाते हैं, कि लोग कहते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसा पैसा इनके तरफ आ जाता है जो कि अनसेटिस्फाइड। ओके, तो ये बने रहते हैं सन राहु के साथ। सन राहु एक दोष भी है, ओके, तो ग्रहण दोष भी है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस के कारण ही फंस जाता है, और कहीं ना कहीं तो फाइनेंस के कारण ही इसके इमेज पर चीजें आ जाती है, इसकी इमेज खराब होती है। सेकेंड हाउस में अगर राहु मून, तो कहीं ना कहीं तो फाइनेंस की चिंता बनी रहती है, फैमिली में टेंशन बने रहते, फैमिली में मदर के साथ नहीं बनती ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण झगड़े होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के खाने के वक्त झगड़े होते हैं, जब भी ये खाना खाने बैठते हैं फैमिली में, तो कहीं ना कहीं तो झगड़े होते ड्यू टू द फाइनेंस, ऐसा भी देखने को मिलता है। और ये मतलब खाने के बारे में भी अनसेटिस्फाइड, टेंशन बनी रहती है इन लोगों को, लायर होते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। पैसों के बारे में पैसा बनता है लेकिन अनसेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि इनस्टेबिलिटी रहती है, और उसी के कारण ये कहीं ना कहीं तो टेंशन में आपको दिखेंगे। दूसरा, सन सेकंड हाउस में अगर राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन, पैसा आता है, पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, बहुत पैसा बन सकता है, पैसों से ये व्यक्ति आगे भी जा सकता है, बोलना भी बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेटिव बोलना होता है, अपने कम्युनिकेशन से ही ये व्यक्ति पैसा बनाता है, लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं और जिससे पैसा भी बनता है। दूसरा, राहु और मरकुरी अगर एक साथ हो तो फैमिली में बच्चों के बारे में हिस्ट्री सही नहीं होती। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में ये लोग गलतियां कर सकते हैं या गलत डॉक्यूमेंट बना के भी पैसा ये क्रिएट करते हैं, तो ये चीजें देखी जाती। दूसरा, नेक्स्ट है राहु और मार्स। ये सबसे, मैं तो कहूंगा कि एक थोड़ा सा मतलब सही तरीके से इसे एनालिसिस करना चाहिए इस कॉम्बिनेशन। सेकंड हाउस में राहु और मार्स का एक साथ होना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
डेंजरस भी है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये परिस्थिति आती है, ये सिचुएशन आती है कि कहीं ना कहीं तो इसने जो भी कमाया है वो खो सकता है पूर्ण रूप से, या ऐसी परिस्थिति में ड्यू टू द फाइनेंस, पैसों के कारण में अटक जाता है कि कहीं ना कहीं तो आगे की पूरी जिंदगी इसकी खराब हो सकती। तो इसलिए जिनके भी सेकंड हाउस में राहु और मार्स, ऐसे व्यक्ति ने कभी भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर ये जॉब करता है तो जॉब करनी चाहिए, जितनी भी पेमेंट आती है उसमें सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए। कोई ऐसे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना या किसी मोह में फंसना, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, या किसी दूसरे को बड़े पैसे दे देना, ऐसी चीजों में भी ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर ये किसी को पैसे देते तो पैसा आता नहीं, और इन लोगों के साथ ग्रुप फ्रॉड हो जाता है। ये तो ग्रुप फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाते या ग्रुप फ्रॉड इनके साथ हो जाता। और दूसरा, सेकंड हाउस का राहु और मार्स मुंह की प्रॉब्लम्स देता है, स्पीच बिल्कुल भी सही नहीं, तो बोलने का तरीका बहुत गलत होता है, गालियां देना और दूसरों को अपने शब्द के कारण हर्ट करना, रिश्ते खराब होना, फैमिली के साथ भी रिश्ते बहुत खराब होते हैं। फैमिली की फैमिली में ब्रदर के साथ, भाई के साथ फाइनेंस के कारण खटास आ जाती है, यानी कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी के इश्यूज रहते हैं इनके फैमिली में, और फैमिली लीनेज में हिस्ट्री सही नहीं होती फाइनेंस की। फोर फादर्स जो होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो फाइनेंस की चीटिंग की होती है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। भाई के साथ या भाई की प्रॉपर्टी लेना और उससे पेमेंट ना देना, ये चीजें होती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति ने कभी भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर कुंडली में नेक्स्ट मार्स और जुपिटर एक साथ हो सेकंड हाउस में, जिसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं, लेकिन ये फाइनेंस बहुत अच्छा देता है, ये फाइनेंस प्रोग्रेस भी देता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत फाइनेंस हो सकता है, बहुत पैसा बन सकता है, लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम देता है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को देना अर्ली एज में, ये सिचुएशंस देखी जाती है। और ये संतति सुख कम देता है, यानी कि जो चाइल्ड का सुख होना चाहिए वो नहीं होता ऐसे व्यक्ति के पास। एक तो पैसा होता है, अगर पैसा है तो चाइल्ड का सुख नहीं होता। चाइल्ड ओके, तो अगर चाइल्ड का सुख है तो पैसों का सुख नहीं है, लेकिन पैसा आता है इनके पास, बनता है ओके, और बहुत बड़ा पैसा भी ये लोग बना सकते हैं, और फाइनेंस से ये डीपली अटैच होते हैं। दूसरा, फैमिली में कहीं ना कहीं तो स्पिरिचुअलिटी सही तरीके से फॉलो नहीं की जाती। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है राहु और वीनस का। राहु और वीनस जब भी एक साथ हो कुंडली में तो ये बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंस को बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करते हैं, पैसा कंटिन्यूअसली बनता है। लेकिन ये व्यक्ति लव रिलेशन में या रिलेशनशिप मैटर्स में फेथफुल नहीं होता। मल्टीपल रिलेशंस बन सकते हैं, बोलने में तेज होता है, बोलना बहुत अच्छा होता है, मोहित कर सकता है दूसरों को, और फैमिली में रिलेशंस ठीक होते हैं। लेकिन फैमिली में वुमेन्स के साथ चीट करने की थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन इसके लिए पूरी कुंडली देखना आवश्यक होता है। या कहीं ना कहीं तो फैमिली हिस्ट्री इस तरीके से होती है कि किसी महिला से पूर्वजों ने पैसा लिया है या उसकी प्रॉपर्टी ली है, लेकिन उसको उसकी वैल्यू नहीं दी। तो ये दोष बना रहे। महिला और फाइनेंस और दोष, इनका कनेक्शन डेफिनेटली देखा जाता है। सैटर्न और राहु एक साथ होना ये करियर में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क रहती है, बड़ी फाइनेंशियल रिस्क रहती है। फैमिली में रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को मिसअंडरस्टूड करते हैं लोग, लायर हो सकते हैं, या थोड़ा सा हम जिसे कह सकते हैं कि ऐसी चीजें बोलना जिससे बहुत कंफ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये चीजें इनसे हो जाती है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति ने भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ओके, टिपिकल ही रहना चाहिए फाइनेंस के बारे में, जितना पैसा आता है उससे ही बनाना चाहिए। अगर ये फाइनेंस के मोह में अटक जाता है तो बहुत बड़ी कुछ ना कुछ तो रिस्क ये ले सकता है। ओके, तो ये होता है, लेकिन ये करियर में आगे बढ़ाने वाला भी कॉम्बिनेशन है।
नेक्स्ट है कि राहु अगर देखा जाए तो इस तरीके से काम करता है कॉम्बिनेशंस में। ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड हाउस का राहु आपको अच्छी तरीके से टैली करना होता है कि किस कॉम्बिनेशन में। अकेला राहु है तो ठीक है, बस राशि को देखिए, लेकिन मार्स राहु कॉम्बिनेशन और सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन, इसको जरा समझ कर देखिए। अगर ये आप ठीक तरीके से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति ने रिस्क नहीं लेना है, तो ओवरऑल इट्स गुड कॉम्बिनेशन। ओवरऑल आप सही तरीके से इसे एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब केतु की तरफ चलते हैं। देखिए केतु अष्टम भाव में अगर हो तो इसे ठीक माना जा सकता है, बहुत बेटर कंडीशन नहीं है। और राहु सेकंड हाउस में और केतु अष्टम भाव में हो तो कहीं ना कहीं तो ये पैराडॉक्स सिचुएशन बन जाती है, यानी कि एक विरोधी सिचुएशन बन जाती है। कैसे? अष्टम भाव का जो केतु है वो कहीं ना कहीं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, और सेकंड हाउस का राहु फाइनेंस की तरफ उसे मोहित कर। और अगर मूल कहीं ना कहीं तो अष्टम भाव से या केतु से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है और उसे मोह भी होता है फाइनेंस का। तो ये सिचुएशंस बनी रहे। केतु अष्टम भाव का स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हेल्थ के प्रॉब्लम देता है, हेल्थ की सिचुएशंस को खराब करता है, पाइल्स की प्रॉब्लम देता है, हीट की प्रॉब्लम देता है, रिलेशंस में खराबी लाता है, और सेक्सुअली भी इम्बैलेंस करवाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस देता है। ये रहा ये केतु अष्टम भाव। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी तरीके से ये आगे बढ़ा सकता है व्यक्ति। तो ये व्यक्ति थोड़ा सनकी भी होता है और इम्बैलेंस भी होता है। लेकिन ये किस राशि में है ये मैटर्स करता है। अगर ये मेष राशि में अष्टम भाव में है तो मेष राशि में ठीक ठाक है, लेकिन एग्रेशन बहुत देता है, हीट की प्रॉब्लम देता है, कहीं ना कहीं तो इंजुरीज की प्रॉब्लम्स भी करवा सकता है। ओके, तो इस तरीके से इस राहु को देखना आवश्यक होता है। इस राशि में अगर है तो कहीं ना कहीं हेड इंजरीज की संभावनाएं बनी रहती है। दूसरा, अगर टॉरस में केतु है तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का फाइनेंशियल सिचुएशन में डिफिकल्टीज बनी रहती है, बोलने का तरीका सही नहीं होता, कट कट में बोलता है ये व्यक्ति, और कहीं ना कहीं तो ऐसे वर्ड का यूज करता है कि जिससे सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो। फाइनेंशियल कंडीशन में अप एंड डाउन बने। मिथुन राशि में केतु है तो इट्स ओके, अच्छा है। अगर अगर बुध की राशि में, यानी कि जैसे कि कन्या राशि में केतु, तो कन्या राशि का केतु कहीं ना कहीं तो हेल्थ के प्रॉब्लम डेफिनेटली बढ़ाता है। यूरिनरी ट्रैक सिस्टम लिब्रा में और कन्या राशि में जब भी केतु हो तो कहीं ना कहीं तो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। अगर लिब्रा साइन में है तो सेक्सुअल इम्बैलेंस करवाता है कहीं ना कहीं तो, और मैरिड लाइफ में भी दिक्कत करवाता है। मैरिड लाइफ में रिलेशंस उतने बेहतर नहीं होते, और किस तरीके से रिलेशन को डेवलप किया जा सकता है इसकी नॉलेज कम होती है इसे व्यक्ति को। स्कॉर्पियो का केतु ठीक है, लेकिन इंजुरीज पाइल्स और हेल्थ की प्रॉब्लम ये करवाता है। सैगिटेरियस और मीन राशि का राहु बहुत अच्छा है स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़वाता है, स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करवाता है, मेडिटेशन योगा इनमें डेफिनेटली ये प्रोग्रेस करवाता है। देन एक्वेरियस का राहु ठीक है और कैप्रिकॉन का राहु भी ठीक है, लेकिन कैप्रिकॉन का केतु, मैं कह रहा हूं कैप्रिकॉन का केतु प्रॉब्लम करवाता है करियर में, करियर में ब्रेक्स देता है, करियर में अचानक से जॉब छूट जाना ऐसी नौबत भी आती है, सीनियर्स के साथ ना बन पाना ऐसी नौबत भी आती है। एक्वेरियस का जब केतु होता है तो ये केतु जो भी इसके एम्स है या गोल है उसे अचीव करने में दिक्कत आती है, जो ये अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है उसमें डिले होते हैं, वो चीज इसे सही वक्त पर नहीं मिलती, ये सिचुएशंस आती है। अब हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं। देखिए केतु अगर सन के साथ है तो ये सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं, ये तो पितृदोष है। दूसरा, फादर को स्ट्रगल होता है, फादर के जीवन में बहुत संघर्ष देखने को मिलता है, फादर का सुख भी कम होता है। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति के जीवन में हर चीज ईगो पर आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है। कोई भी अगर चीज हो तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट, अपने ईगो को ये सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन आते हैं कि इसका ईगो हर्ट हो जाए, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए, और सोसाइटी में बैड इमेज हो,
हो जाती है और लोग बैक स्टेपिंग करते हैं, यानी कि पीठ पीछे सही तरीके से बात नहीं करते। देन मून और केतु अगर एक साथ हो अष्टम भाव में तो ये भी सिचुएशन सही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ये मेंटल इम्बैलेंस करवाता है, यानी कि मानसिक तौर पर ऐसे व्यक्ति इम्बैलेंस होते हैं। और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है, अचानक से ये सनक जाते हैं, अपने आप को ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते, माता को दिक्कत होती, माता के साथ रिश्ते ठीक नहीं होते और इनके रिलेशन भी नहीं बन पाते लोगों के साथ ठीक तरीके से, इमोशनली कनेक्शन नहीं हो पाता और लोग इनको इमोशनली समझ नहीं, ये भी होता है। मार्स की तो अष्टम भाव में इट्स वर्स्ट सिचुएशन, ये बहुत झगड़ालू होते हैं, गुस्सैल होते हैं और लोगों के साथ इनके संबंध बिल्कुल भी सही नहीं होते, झगड़ों के कारण संबंध खराब होते हैं, लोग इन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये भी लोगों को मिसअंडरस्टूड करते हैं, बोलने का सही तरीका नहीं होता, हर सिचुएशन को खराब करना ये हो जाता है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, भाई के साथ रिश्ता खराब होते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं, भाई के जीवन में दिक्कत होती है, संघर्ष होता है या भाई नहीं होता, इस तरीके से सिचुएशंस होती है। मरकरी और केतु एक साथ हो तो इन लोगों को बोलने का सही तरीका ही मालूम नहीं होता, बोलने का कॉमन सेंस नहीं होता, ह्यूमरस होते लेकिन ऐसा ह्यूमर करना जिससे सामने वाला इरिटेट, ऐसी चीजें बोलना जिससे सामने वाला इरिटेट, ये चीजें करवाता है मरकरी और केतु, एजुकेशन में दिक्कत करवाता है। देन केतु और जुपिटर एक साथ हो तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है लेकिन चाइल्ड के लिए बिल्कुल भी सही कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़वाता है। वीनस केतु कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, सेक्सुअल रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं, सेक्सुअल इम्बैलेंस देता है, सेक्सुअल इम्बैलेंस बिहेवियर देता है, स्त्रियां इसके बारे में सही सोच नहीं रखती, स्त्रियां इस व्यक्ति को मिसअंडरस्टूड करते हैं और स्त्रियों के कारण इस व्यक्ति के जीवन में इमेज की प्रॉब्लम होती है, स्त्रियां इसके ऊपर आरोप करते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके से, इसका बिहेवियर सही नहीं है, लेकिन ये होता है क्योंकि मिसअंडरस्टूड के कारण इस तरीके की नौबत आती है। सैटर्न केतु वर्स्ट कॉम्बिनेशन है करियर के लिए, करियर में बहुत दिक्कत आती है, बहुत डिले से ये व्यक्ति सेटल होता है, करियर में अप एंड डाउन बहुत बने रहते हैं, ये जॉब मिल भी जाए तो जॉब छोड़ता है, हर वक्त जॉब छोड़ने की नौबत आती है, अगर बिजनेस करवाते हैं तो पहले 3 बिजनेस इसके खराब होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, पहले अगर ये जॉब करता है तो पहले 3 जॉब ये बहुत जल्दी चेंज करता है और 30 एट द एज ऑफ 30, 32 या 36 के बाद ही इनको सक्सेस मिलती है, इस तरीके की सिचुएशंस बनी रहती है। तो ये था राहु सेकंड हाउस और केतु अष्टम भाव के बारे में, जितना हो सके मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, हाँ लेकिन चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए प्रणाम, ओम नमः शिवाय।